नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में सूखी ठंड बढ़ रही लोगों की परेशानियां। मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर का भी असर। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में भी हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट भी जारी। घने कोहरे और शीतलहर की भी चेतावनी जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मैदानी झीलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। इसी के साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घने कोहरे और शीत दिवस की चेतावनी भी दी गई है। और मैदानी जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग की ओर से यह अनुमान लगाया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहां हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। पहाड़ों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाए रहने का भी अनुमान जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मैदानी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोहरा इस दौरान छाया रहेगा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कई क्षेत्रों में कोहरा छाए रहने के आसार भी हैं और लोगों से सतर्क रहने की इस दौरान अपील भी की जा रही है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है अभी? तो देखिए विशाल, उत्तराखंड में मौसम की बात की जाए तो मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन कड़ाके की ठंड जो है वो जारी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सुबह शाम टेम्परेचर बड़ी है, जिससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। मैदानी इलाकों में घना कोहरा जो है छाया हुआ है। शीत लहर का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो है जताई गई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कोहरे को लेकर, और ये कहा गया है कि घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शीत दिवस जैसी जो चेतावनी है वो जो है मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। अन्य मैदानी इलाकों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए जो है अलर्ट रहने की सलाह भी जो है वो दी गई है। ऐसे में योगेश, प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ठंड भी बढ़ी हुई है? क्या अलाव की व्यवस्था की गई है कई जगह पर भी? हाँ देखिए, प्रदेश के अंदर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है पहले ही मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि तमाम विभागों की बैठक ली जाए, और इसमें स्पष्ट तौर पर जो है शीत कालीन जो ये इसको देखते हुए, शीतलहर को देखते हुए और तमाम ठंड के इंतजाम करने के लिए जो है निर्देश दिए जाए। उसी के क्रम में जो है चाहे रेन बसेरों की व्यवस्थाएं हो जो है यात्रियों के लिए, चाहे फिर अलाव की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा जो शासकीय कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है उसके लिए भी निर्देश दिए थे कि नगर निगम, नगर पालिकाओं की ओर से वह भी काम किया जाए, जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया जाए। उसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाए कि रेन बसेरों में जो है लोग रहे, आरामदायक, उन्हें आराम मिले, और इसके साथ साथ जो है खुले आसमान के नीचे कोई भी रात ना बिताए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी को निर्देश देने के लिए कहा था। उसके लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, समय समय पर अधिकारी निरीक्षण भी कर रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं अभी तक दुरुस्त पाई गई हैं। आगे देखना होगा कि किस तरह की व्यवस्थाओं में बदलाव किया जाता है, क्योंकि अभी ठंड जो है वो जारी रहने वाली है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर विकासनगर से है, जहां धर्मवाला से बाड़ावाला तक प्रस्तावित 4 लेन हाईवे चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाईवे चौड़ीकरण को लेकर अभी तक स्थिति साफ न होने से व्यापारियों को अपने कारोबार पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आने लगे हैं। इसी को लेकर विकासनगर में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य और स्थानीय व्यापारी संजय जैन के नेतृत्व में व्यापारियों ने हाईवे चौड़ीकरण के विरोध में सत्याग्रह और उपवास कर धरना भी दिया है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं, जिसमें NH 123 धर्मावाला से लेके बाड़ावाला तक के चौड़ीकरण के बारे में, या एलिवेटेड रोड या कोई और
चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो ऐसी स्थिति में जब जनता से कोई सलाह ना ली जा रही हो, कोई इसमें स्पष्ट कोई आदेश या कोई विज्ञप्ति सरकार की ना आई हो, तो पूरे नागरिकों में, जनता में और खासकर व्यापारी वर्ग और जो सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं हैं, उनमें एक असमंजस की स्थिति बनी है और एक लोगों में एक भय का वातावरण उत्पन्न हुआ है कि शायद ये विकास नगर जो ऐतिहासिक धरोहर है बाजार, ये उजड़ने के कगार पर है। तो ऐसी स्थिति में हमने संगठनों की मांग, नागरिकों की मांग और व्यापार मंडल ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि इसका विरोध किया जाए। और हमने इस विषय में माननीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को भी एक पत्र लिखा था और उसके बाद एक आज सत्याग्रह का निर्णय लिया गया है, क्योंकि विकास नगर एक ऐतिहासिक शहर है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, व्यापारिक मंडी नहीं, ये इसमें अनेक ऐतिहासिक धरोहरें इस 123 के किनारे हैं। जैसे कि आप आर्य समाज देखें, तिलक भवन, जो कि हमारी आज़ादी के आंदोलन के समय बने हुए भवन है। यह बाजार में भ्रम की स्थिति काफ़ी समय से फैली हुई है कि यहाँ से एलिवेटेड रोड का जाना लगभग यह तय माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल में से बता रहे हैं कि टेंडर वगैरह भी हो जाएंगे। लेकिन इस स्थिति से हमने एक व्यापार मंडल की 2 महीने पहले एक मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारे अध्यक्ष संजय गुप्ता जी भी साथ में थे और हमने सब सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि बाजार से कोई 4 लेन का कोई प्रोजेक्ट ना चले और ना ही कोई एलिवेटेड रोड बाजार से ली जाए। इसमें हमारे पास 2 विकल्प हैं, जो कि बाईपास के हमारे पास 2 विकल्प हैं, जिसके तौर पर हम उनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे बाजार के व्यापारियों का, जिनकी दुकान है, जिसकी 10 फुट की या 15 फुट की दुकान है या जिसकी दुकान छत पर है, उनको हम कैसे बचा सकें, व्यापारियों को हम कैसे बचा सकते हैं और यहाँ की जो हमारी जो धरोहर हैं, मंदिर वगैरह हैं, उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं। इसमें हम, जो कि संजय जैन जी के नेतृत्व में, हमने एक जो सब व्यापारियों के हितों में एक निर्णय लिया है, जो कि हम यहाँ एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करा है हमने। तो उसके लिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं और सभी व्यापारियों ने हमारे को समर्थन दिया है, सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई सब व्यापारी एकजुट होकर बैठे हैं और आगे भी सरकार द्वारा अगर कोई हमारे से बातचीत या वार्ता नहीं की जाएगी तो आगे भी यह हमारे कार्यक्रम यह जारी रहेगा। मैं एक बात कह सकता हूँ, जिस प्रकार से इस प्रोजेक्ट में उसी प्रकार से मैं 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट में ये नंबर 1 बात, किस लिए बना रहे हैं प्रोजेक्ट? जनता जनार्दन के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, यहाँ के बासिंदों के लिए, यहाँ के कम्यूटर के लिए, उनके सुविधा के लिए। इसलिए उनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेक होल्डर्स की राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट पर भी हम बाकायदा जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक बार और सुनवाई करेंगे। ऐसा नहीं कि इससे पहले सुनवाई नहीं की, मैं 3-4 बार स्टेक होल्डर्स की मीटिंग कर चुका हूँ 4 लेनिंग के बारे में, और ऐसा नहीं कि 2-4 लोगों की मीटिंग हुई, सैकड़ों की संख्या में यहाँ के ट्रेडर, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का व्यापार मंडल, यहाँ के लोग सैकड़ों की तादाद में प्रेजेंट रहे। वो कंसल्टेशन में कर चुका हूँ और विभागीय अधिकारी, एनएच के अधिकारी मौजूद रहे। उसके अलावा हम फिर फर्दर भी बात करेंगे। अभी एक बार फिर से सुनवाई करें। और संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह का प्रदर्शन अब लोग करते हुए नजर आ रहे हैं सड़क चौड़ीकरण को लेकर? जी, आपको बता दूं कि जो ये 507 पुराना जो ये एनएच इसका 123 अब 507 हो गया है, तो इसको लेकर अभी प्रस्तावित है ये 4 लेन के लिए। तो इसमें हरबटपुर से ये कालसी और ये विकास नगर होते हुए बड़कोट तक, तो इसमें जो यहाँ के जो बाजार के जो मुख्य बाजार है विकास नगर का, यहाँ के जो लोग हैं उनको ये डर है कि अगर इधर से रोड आती है तो पूरा बाजार उसमें जो है ध्वस्त होगा, जिससे व्यापारियों का काफी नुकसान होगा, जिसको लेकर पूर्व में भी ऐसे सुनवाई की गई थी विभाग द्वारा और माननीय विधायक के द्वारा। लेकिन अभी तक जो है इसमें जो सरकार की तरफ से कोई इस तरह का आश्वासन जो यहाँ की जनता है, यहाँ के स्टेक होल्डर्स है, उनको नहीं मिला है। तो जिसको लेकर कल सत्याग्रह किया गया यहाँ लोगों के द्वारा, जिसमें माननीय विधायक से भी जब पूछा गया मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने भी कहा कि इसमें एक सुनवाई अभी और की जाएगी। जी बिल्कुल इलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुद्रप्रयाग में श्री रोड नरकोटा के पास हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया गया कि यहाँ एक बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ टीम और
डीडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान भी शुरू कर दिया। इस दौरान टीम ने नदी किनारे से एक व्यक्ति का शव भी बरामद किया, जिसे कड़ी मशक्कत कर रोप स्ट्रेचर की मदद से रोड पर लाया गया। देहरादून में एक बार फिर कांग्रेस के वरीय नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में अपराध बढ़ गया है और अपराधियों को सरकार संरक्षण दे रही है। काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में सीबीआई निगरानी वाली सीबीआई जांच की मांग की गई है, जबकि एसआईटी गठित की जा चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मांग पर बीजेपी की सरकार संज्ञान लेगी या नहीं, ये तो सत्ता में बैठे लोग ही बता सकते हैं। लेकिन हर एक मुद्दे की सीबीआई जांच हो, ये इतना भी आसान नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में पुलिस के वरीय अधिकारी भी दोषी हैं। लिहाजा तत्काल मामला दर्ज किया जाए और पद से हटाते हुए सीबीआई निगरानी वाली एसआईटी गठित की जाए। जब तक कि उन सब पर एफआईआर दर्ज न हो जाए, मुकदमे दर्ज न हो जाए और ये जांच सीबीआई को, तटस्थ एजेंसी को जब तक ये जांच, क्योंकि आरोप पुलिस पर है ना, तो जांच पुलिस करेगी, कैसे होगा? एसआईटी में कौन है? और एसआईटी सीबीआई गठित करे अपनी तरफ से। सीबीआई की अगर एसआईटी गठित होती है तो उसका स्वागत है, लेकिन यही पुलिस आरोपी, यही पुलिस एसआईटी, यही पुलिस सब कुछ, तो कहाँ से जांच होगी? बताइए। तो सवाल ये है कि ये आपस में अपराधियों को एक दूसरे को बचाने की साजिश है। किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या और कानून व्यवस्था के खिलाफ देहरादून में विरोध प्रदर्शन के दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि पुलिस भी आरोपी और एसआईटी के अधिकारी होते हैं, तो फिर जांच कैसी होगी? आरोप है कि सत्ता में बैठे लोग और पुलिस के बीच एक दूसरे को बचाने की साजिश है। पुलिस के अधिकारी सीएम को बचाते हैं और सीएम पुलिस अधिकारियों को बचाते हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री को बचाने में लगे हैं और मुख्यमंत्री पुलिस के अधिकारियों को बचाने में लगे हैं। तो ये वो वाला खेल है और ये खेल अब इनका बेनकाब हो गया है। जब तक इन्होंने एसएसपी को हटाया नहीं, सस्पेंड नहीं किया, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, हम तब तक जो है ये हमारी मांग तब तक जारी रहेगी। और मैंने अभी सुना कि पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, यहाँ के सबसे वरिष्ठ अधिकारी, उनका ये कहना है कि वो वार्ता के लिए तैयार हैं। अगर वो वार्ता के लिए तैयार हैं तो हमारे वरिष्ठ 10-15 लोग जाएंगे, हम अपनी मांग वहाँ रखेंगे, वो हमारी मांग पर विचार करें। मैंने 3 दिन पहले भी हमने प्रेस के माध्यम से बात कही थी कि वो हमारे देहरादून पहुँचने से पहले ये इनको यहाँ से हटा दें, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं ये हटाया। इसलिए उनके क्या विचार हैं, हम उनके विचारों को जानेंगे और उसके बाद आगे की जो रूपरेखा है उसको तय। अच्छा सर, भाजपा की दरअसल काशीपुर के पेगा निवासी 40 वर्षीय किसान सुखवंत सिंह ने हल्द्वानी के एक होटल में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि 4 करोड़ रुपए की जमीन की धोखाधड़ी की शिकायत उधम सिंह नगर के एसएसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों से की गई थी, लेकिन पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मामला सामने आने के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने 15 जनवरी 2026 को आईजी नीलेश आनंद भरणे की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। निष्पक्ष जांच के लिए दरोगा सहित 12 पुलिसकर्मियों को कुमाऊं रेंज में गढ़वाल रेंज तबादला किया गया। इससे पहले आईटीआई थाना प्रभारी और एक अन्य एसआई को निलंबित किया गया। मृतक के भाई की शिकायत पर 26 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश है। काशीपुर में किसान आत्महत्या मामले में विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है और मृतक के भाई राज्य सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। मृतक के भाई का कहना है कि भाई की आत्महत्या के बाद राज्य के सीएम ने संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और भरोसा दिया है कि सरकार परिवार के साथ खड़ी है और निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है, कोई इशू बचते नहीं है। सरकार हर विषय को बहुत गंभीरता से लेती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब प्रकरण आया तो तत्काल उसकी एसआईटी की गठन हो चुका है। कुमाऊं कमिश्नर उस जांच में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कांग्रेस के लोगों से मैं अभी एक ही अपील करना चाहूँगा कि जन समस्याओं को लेकर तो विषय खड़े करें, समझ में बात आती है, लेकिन कुछ ऐसे विषय जिसमें सरकार का कोई बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ना तो दखलंदाजी होती है
और इस प्रकार के वातावरण बनाकर केवल एक वातावरण को दूषित करने का जो काम हो रहा है वो उचित नहीं है। एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा, अपराधी सलाखों के अंदर होंगे। इस मामले में सुखवंत सिंह के भाई की तहरीर पर 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पुलिस अधिकारी ही दोषी हैं और पुलिस के अधिकारी ही एसआईटी में शामिल हैं, लिहाजा निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। तो क्या गोदियाल ये कहना चाहते हैं कि सारे पुलिस अधिकारी सही नहीं है? दूसरा सवाल यह है कि क्या सभी मुद्दों पर सीबीआई जांच संभव है? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में भूमि विवादों के निदान को विशेष अभियान चलाया जाएगा क्योंकि राजस्व न्यायालयों में 50,000 से अधिक मामले लंबित हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को 1 महीने का वक्त दिया है। सवाल है कि क्या 1 महीने में सारे विवादों का निपटारा हो जाएगा? उत्तराखंड में लंबित भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आमजन को त्वरित न्याय और प्रशासनिक राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूमि विवादों के निस्तारण के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के अंत में भूमि विवाद से जुड़े मामलों को 0 के स्तर तक लाया जाएगा। राज्य के राजस्व न्यायालयों में 50,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। 1 माह के अंदर इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जो लंबित पड़े हैं एसडीएम के स्तर पर या अन्य स्तरों पर, उन सभी को जो वाद विवाद की स्थिति में भी है उन सभी को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, लोगों को परेशानी न हो। कई स्थानों पर लैंड फ्रॉड भी देखा गया है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि सामान्य लोगों को, आम लोगों को, किसी को भी इस प्रकार के लैंड फ्रॉड के केसों में न फंसना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद आम नागरिकों की समस्या से सीधे जुड़े होते हैं। लंबे समय तक इनके लंबित रहने से कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और प्रशासनिक विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि इन विवादों का निस्तारण पारदर्शी, निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि अभियान के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। देखिए, प्रदेश के अंदर जितने भी भूमि विवाद चल रहे हैं उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाने को कहा है और दीपम सेठ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कोई भी भूमि विवाद इस तरीके से ना हो। क्योंकि अभी पिछले दिनों जिस तरीके से सुखवंत जी जो किसान थे उन्होंने गोली मार करके जो अपनी आत्महत्या करी है परेशानी में होकर के, इस तरह की परेशानी आगे ना हो, इसलिए सरकार बड़ी गंभीर है। और सरकार ने जो है एक अपने जो शासन प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी को दिक्कत या परेशानी ना हो। और इस तरीके के विवाद अगर कोई शिकायत या समस्या किसी की आती है तो उसको एक तीव्र गति से उसे उसका समाधान करने का काम करें। और ये कमेटी के तहत उन्होंने आगे आने वाले समय में जो भी भूमि विवाद हो, इस तरीके के जो भी प्रकरण हो, अगर वो हमारे चाहे राजस्व में पहुंचते हो, चाहे तहसील पटवारी तक पहुंचने का काम हो या किसी भी पुलिस प्रशासन के पास पहुंचने का काम हो, तो उनको एक प्राथमिकता पे लेकर के उनका समाधान भी किया जाए और उन लोगों की मदद की जाए जो लोग इस तरीके की शिकायत करता है। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटे इस प्रदेश के अंदर, क्योंकि बहुत ही ये दुखद है जो सुखवंत जी ने, जो किसान थे, उन्होंने गोली मार करके आत्महत्या करी है। तो ये एक सरकार ने जो है तेजी के साथ, एक सख्ताई के साथ इन सारे नियमों का पालन करने के लिए कहा है। तो ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की एक अच्छी पहल है और मुख्यमंत्री जी हर कार्य, हर चीज पर एक अपनी खुद की मॉनिटरिंग करते हैं और सभी अधिकारियों से वार्ता करके हर समस्या का समाधान करने का, उनको दिशा निर्देश देने का भी काम करते हैं। सरकार के आदेश पर विपक्ष के नेता ने प्रतिक्रिया दी है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े विवादों के निस्तारण के लिए पहले से ही राजस्व विभाग और न्यायिक व्यवस्था की स्पष्ट व्यवस्था है और ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप उचित नहीं है। भुवन चंद्र कापड़ी ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में पुलिस की दखलंदाजी बढ़ रही है, जिससे भूमाफिया तंत्र को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने पुलिसकर्मियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है और नया तंत्र बनाकर हालात नहीं सुधरेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखें और जहां जहां जमीन मामलों में पुलिस की संलिप्तता सामने आ रही है वहां सख्त कार्रवाई करें, ताकि आम जनता को न्याय मिल सके और कानून व्यवस्था बनी रहे। देखिए, जमीनी विवाद निपटाने के लिए, कोई भी विवाद निपटाने के लिए कानून व्यवस्था है। इतना बड़ा जो है कि हमारा राजस्व विभाग है, जिले में
तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, उसके बाद मुंसिम कोर्ट और जो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो सारी व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन सरकार के संरक्षण में पुलिस का जो इंटरफियर है, सरकार को वो खत्म करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो कहीं भी जमीन के मामलों में जो पुलिस की संलिप्तता है उसे खत्म करना चाहिए। सरकार जमीन के मामलों को निस्तारण के लिए एक और बड़ा जो है भूमाफिया तंत्र सरकारी खड़ा कर देगी, मुझे लगता है। जिस सरकार की जो मुझे मंशा दिखती है, ये जो अपने पुलिस के कर्मचारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो नया तंत्र बनाकर उन्हें कहाँ कंट्रोल कर पाएगी। इसलिए सरकार को न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए और जो इनके अधिकारी जिनको कानून व्यवस्था के लिए रखा गया है वो जो है भूमाफिया हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जमीन जायदाद को लेकर परिवार में अक्सर झगड़े होते हैं और कई बार मारपीट तक की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में सरकार के फैसलों पर अगर अधिकारी गंभीरता के साथ काम नहीं करते तो फिर ये बड़ी बात होती है, लेकिन ये इतना भी आसान काम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज के साथ पार्टी के नेता दावा करते हैं कि मैदानी इलाका तो छोड़िए, पहाड़ में भी सड़कों का जाल बिछ रहा है, जो अजीब लगता भी है सुनने में। स्थिति ये है कि हरिद्वार के भगवानपुर में कई गांव को जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल है। लोगों का कहना है कि इससे अच्छा तो पहले ही ठीक था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।